तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में क्लास 8th में, 9th में, 10th में लगातार साउंड का जो चैप्टर है वो इन्वॉल्व किया जाता है। तो साउंड के चैप्टर पे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था कि साउंड वेव्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, उसमें एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। ये बेसिक बातें आप काफी समय से पहले भी सुन रहे हैं। लेकिन बच्चों, हम लोग इन बेसिक बातों के अलावा कुछ और बातों को भी जानते हैं, तो उन बातों से फिर हम लोग बाकी डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के आपने काफी सारे वो भी देखे होंगे, दुकान में पड़े रहते हैं खूब सारी ऐसी बॉल्स लटकी भी होती हैं जो फ्रिक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को, इंटेंसिटी को ट्रांसमिट भी करती है। तो बाय द वे, अभी हम लोग यहाँ पर काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो हमको साउंड में पता होनी चाहिए, और नहीं पता होंगी तो हमारे क्वेश्चंस गलत भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को समझने के बाद दूसरी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। और क्वेश्चंस के थ्रू मैं काफी सारी आपके साथ थ्योरी जो है वो इन्वॉल्व करता जाऊंगा। भाई, थ्योरी वाला पार्ट आपको स्कूल में भी कराया गया है, तो थ्योरी वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं थ्योरी के सीधा एप्लीकेशंस करा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान देंगे कि भाई एक जरूरी बात है। जैसे सभी बच्चे एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। लेकिन बच्चों, इस डिस्टेंस को हम लोग जब वेव्स पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई इस बात पे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ। वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो जैसे बच्चों, यहां पर अगर मैंने एक वेव आपके सामने क्रिएट करी है, तो यहां पर अगर हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली बच्चों वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बच्चों आपकी वेवलेंथ हो गई। ठीक। तो बच्चों, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव है जिसको हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं, और इसको हम कहेंगे डिस्टेंस का आधा यानी कि लैम्डा/2। याद रखिएगा बच्चों, लैम्डा जो होता है वो बेसिकली मीटर में ही या माइक्रोमीटर में ही मेजर किया जाता है। तो लैम्डा होता तो डिस्टेंस है, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। और बच्चों, जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, जैसे देखो मैंने वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, है ना, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो भी बढ़ती है। क्योंकि आपको थ्योरी में स्कूल में पढ़ाया गया है कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी साउंड वेव की, वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, जिसको आप लोग को बुक्स में पढ़ा दिया जाता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। भाई, किसी भी साउंड वेव की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक और साउंड वेव बना दूं, है ना, अगर मैं आपके सामने एक और साउंड वेव बना दूं तो इन दोनों वेव्स में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो अभी हमने बनाई है उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया है। तो सारे बच्चे इस बेसिक बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि यहां पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया। ये बात सबको समझ में आई। तो इसकी क्या है, हायर इंटेंसिटी है। क्या है, हायर इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें भी थोड़ी सी और चर्चा करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। अब बच्चों, हम लोग इससे वेव में एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव होता है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को तो हर बच्चा वी से या सी से रिप्रेजेंट करता है। और टाइम को बच्चों हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, वेव में, साउंड में जो कैपिटल टी होता है वो टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, उसको हम लोग कहते हैं
फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो बच्चों देखो, ये वेव का एक ऑसिलेशन है ना, ये दूसरा ऑसिलेशन है, समझ रहे हो कि नहीं? इस बात को आप समझते हो ना, दिस इज नोन एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस इज सेकंड कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस इज थर्ड कंप्लीट ऑसिलेशन। तो मतलब जहां से चालू हुई वहीं पे अंत हुआ, तो उसको कहते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। तो किसी भी वेव को एक कंप्लीट ऑसिलेशन में करने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई एक सेकंड में उसने जितने भी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट सेकंड होती है और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट पर सेकंड होती है। अच्छा बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। हम लोग कहते हैं v जो है यहां से वो लैम्डा अपॉन टी के बराबर हो जाता है। और सारे बच्चों को पता है कि लैम्डा इंटू 1/t, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, है ना? तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हुआ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना? ये बच्चों आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इससे आप बहुत सारे काम करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड, ये बच्चों आप याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को करते हैं, ये आप लोग की बुक्स में भी गिवन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई, सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं, बल्कि क्लास 10th वाले बच्चों को तो उससे ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। लिखा है स्टडी द वेव फॉर्म। बच्चों वेव फॉर्म को स्टडी करिए और नीचे देखिए क्वेश्चंस देखिए। विच वेव फॉर्म हैज अ हायर पिच, कह रहा है किसकी पिच ज्यादा होगी, किसकी पिच ज्यादा होगी। और कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर लाउडनेस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये पहली वाली वेव इस तरह से जा रही है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दूसरा कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बच्चों देखो, जितने टाइम में पहली वेव एक कंप्लीट ऑसिलेशन करती है उसके डबल टाइम में दूसरी वेव एक कंप्लीट ऑसिलेशन करती है। ध्यान से देखो भाई, ऐसा लगता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है ना? इसका टाइम पीरियड अलग है और बच्चों इसका टाइम पीरियड अलग है ना? ये उतने, अगर अगर ध्यान से देखो भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लो एक दो, ये जितने टाइम में दो ऑसिलेशन करता है ये उतने टाइम में एक ऑसिलेशन करता है। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी, मान लो ये ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहे हैं, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो, 2 हर्ट्स। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स। तो पहले वाली की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। और पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्स, है ना? चलिए भाई, अब बच्चों आपने पिच जैसे वर्ड वगैरह भी पहले सुने होंगे, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, इन सबकी डेफिनेशंस वगैरह आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे पूछा है कि किसकी पिच ज्यादा होगी, बताओ भाई। यहाँ पे लिखा है द वेवलेंथ ऑफ वेव ए इज शॉर्टर, कह रहा ए की जो है शॉर्टर है वेवलेंथ, हाँ बिल्कुल है, ए की वेवलेंथ शॉर्टर है देन बी, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज हायर देन वेव ऑफ बी। तो बच्चों पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। तो ये मैंने बता ही दिया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कर रहा तो ये उतने टाइम में दो ऑसिलेशन कर लेगा। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बताइए, ए वाले की। तो ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी, हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों आपको बात याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर लाउडनेस, बताइए भाई। सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द बोथ द वेव्स ए एंड बी आर सेम,
अच्छा हाँ, एम्पलीट्यूड तो दोनों के सेम है, तो लाउडनेस भी क्या होगी, सेम होगी। लाउडनेस हो गई, इंटेंसिटी हो गई, वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना। तो लाउडनेस क्यों सेम है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये देखो बच्चों, ये पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, मतलब जो हाईएस्ट होती है, ये पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड दोनों की हाइट सेम है, इसलिए दोनों का क्या सेम होगा, लाउडनेस भी सेम होगी। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एम्पलीट्यूड। ये बच्चों आपको याद रखना। तो बच्चों आपने देखा, ये साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस तरह से मैंने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, पिच को यूज किया, लाउडनेस को यूज किया, लाउडनेस को एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, और पिच को फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। चलो बच्चों, टाइम हो गया तुम लोग, तुम लेने आए हैं? हाँ हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामने से आ जाओ, सामने। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, सोल्जर्स आर मेड टू ब्रेक स्टेप्स व्हेन क्रॉसिंग अ ब्रिज, इन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों, रेजोनेंस तो आप समझते ही हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। अगर रेजोनेंस का जो मतलब नहीं समझते बच्चे, तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, कि जब हम बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे, तो हमारे पापा लोग 5 भाई रहा करते थे एक साथ, बड़ी फैमिली थी। तो हमारे पापा कभी भी आते थे तो चिल्लाते थे, पंकज गेट पे। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि हमारी जो दूसरे चाचा आते थे, उनको भी आदत पड़ गई थी कि गेट खुलवाने के लिए पंकज को बुलवाना है, तो वो भी आवाज लगाते थे, पंकज। तो कभी कभी क्या होता था कि हम अपने चाचा की आवाज को भी समझ लेते थे कि हमारे पापा की आवाज है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि हमारे चाचा की आवाज हमारे पापा से मिल रही है, हमारे पापा की आवाज हमारे चाचाओं से मिल रही है। तो दोनों की आवाज हम लोग को लगभग सेम लगती है। क्या लगती है, सेम लगती है। तो ऐसे केस में हम लोग बच्चों कहते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने का मतलब क्या होता है, कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज, दोनों के चिल्लाने के एम्पलीट्यूड्स, लाउडनेस जब सेम होने लगती है, लगभग नियरली, तो हम लोग कहते हैं वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो ये कह रहा है कि अब जवान अगर ब्रिज पे एक साथ लेफ्ट राइट, एक साथ लेफ्ट राइट करेंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड लगभग सेम होगा, और सेम होने की वजह से उस पुल पर दबाव ज्यादा आएगा। क्योंकि एक बार जब लोग लेफ्ट बोलेंगे, तो एक साथ सबका लेफ्ट आ जाएगा पुल पे, यानी कि सबका वजन एक साथ आ जाएगा, तो पुल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। क्या होगा, पुल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे केस में जवानों को कहा जाता है कि भैया अगर आप पुल पर चलें, तो आप अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दीजिए। सबके स्टेप्स अलग अलग होने चाहिए, आगे पीछे, मतलब एक साथ आप रेजोनेट करते हुए ना चलिए। सबके फ्रीक्वेंसी, सबके एम्पलीट्यूड सेम नहीं होने चाहिए। समझ गए आप। तो बच्चों, यही प्रोसेस होता है, इसलिए सोल्जर्स को कह दिया जाता है कि भैया जब आप ब्रिज क्रॉस करें, तो अपने स्टेप्स को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। ठीक है। तो बच्चों, एक एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, जिसको मैंने आपको बताया कि दिस इज बिकॉज द ब्रिज में वाइब्रेट डेंजरसली इफ वन ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैपेंस टू बी द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप्स ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स। कह रहा अगर उनकी फ्रीक्वेंसी गलती से भी अगर सेम हो गई, तो पुल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, और खतरनाक तरीके से वो नीचे भी गिर सकता है। इसलिए बच्चों, कहा जाता है कि जवानों को पुल पर किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, हम इसमें जो बातें बताते हैं। इसमें लिखा है टू वेव्स x एंड y आर प्रोपेगेटेड इन द सेम मीडियम, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव y be 6660 hertz. Study the figure given alongside and find out. अच्छा बच्चे, क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ देखिए भाई, लिखा है टू वेव्स x एंड y आर प्रोपोगेटेड इन द सेम मीडियम, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव y बी, इतनी है y की फ्रीक्वेंसी इतनी है। कह रहा है कि पढ़िए वेलोसिटी ऑफ वेव्स x एंड y, x और y की क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या गिवन है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं y कहाँ है बच्चों, ये y है। y की बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? दी हुई है। क्या पूछे उसकी? वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों y की फ्रीक्वेंसी कितनी? इतनी दी है। और y की वेवलेंथ देखो बच्चों, वो भी गिवन है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। तो y ने कितनी वेव ट्रेवल की है? डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को बच्चों एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्स है। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। बच्चों आपको y की वेवलेंथ भी पता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो बच्चों जैसे ही उसको हम अप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी? उसकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? अच्छा, as the waves are traveling in the same medium, the velocity of wave x is also this। बच्चों मीडियम सेम है, तो मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगी देखते हैं क्या है। As the waves are traveling in the same medium, the velocity of x is also this। तो कह रहा है जो y की वेलोसिटी होगी वही x की भी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो बच्चों दूसरी वाली जो वेव है x, जरा हम उसकी देखें वेवलेंथ कितनी है। 4 है। अरे हाँ बच्चों, उसकी भी 4 है ना। और सेम मीडियम है तो उसका कहना है कि भाई सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो उसकी भी फिर यही सेम हो जाएगी। हाँ, उसकी वेवलेंथ अलग होती तो वेलोसिटी अलग हो जाती। चलिए बच्चों फिलहाल जाने दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक्स। हाँ बच्चों, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है कि एक्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितनी होगी। सारे बच्चे ध्यान दें बच्चों, एक्स की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपने उसकी वेलोसिटी को क्या एज्यूम कर लिया है? पढ़िए 266.4। और बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेवलेंथ जो होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव होती तो है, लेकिन वन कंप्लीट ऑसिलेशन में होती है। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, अंतर है भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आपको बच्चों एक्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपने कहा भाई एक्स की वेलोसिटी सेम होगी, तो ठीक है चलो सेम मान ली, मान लो गिवन है वो। लेकिन बच्चों एक्स की वेवलेंथ कितनी है? तो वेवलेंथ एक्स की देखो बच्चों, वेवलेंथ होती है वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो वेवलेंथ होती है। ये तो बच्चों दो कंप्लीट ऑसिलेशन में तुम देख रहे थे। क्या ये बात समझ गए? तो बच्चों इसकी वेवलेंथ जो है 2 सेंटीमीटर और इसकी वेवलेंथ थी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों वेवलेंथ हम लेंगे लेकिन वन कंप्लीट ऑसिलेशन में लेते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हो गई, वेवलेंथ हो गई, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये बच्चों हम इस तरह से जब निकालेंगे तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी। हालांकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर भी है, लेकिन अभी आप क्लास 8th में हैं तो आपको ज्यादा उसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो स्कूल में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इतनी बात को ही फॉलो कर रहे होंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ, आप यहाँ पे हो सकता है पिच कंपेयर करके बता सकते हो। यहाँ पर किसकी पिच ज्यादा होगी, एक्स की कि वाई की? बताओ। एक्स की। हाँ, एक्स की पिच ज्यादा होगी क्योंकि एक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, एक्स की कि वाई की? एक्स की ज्यादा होगी, क्योंकि एक्स की हाइट क्या है? ज्यादा है, तो उसकी लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों ज्यादा हो, है ना। कह रहा विच है प्रोड्यूसेस हाई पिच एंड हाई साउंड। तो उसने कहा एक्स विल प्रोड्यूस हाई पिच एंड हाई साउंड। समझ में आ गया?
हो गया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने पड़ते हैं। और बच्चों मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस जरूर आएंगे जो आपको स्कूल में कराए गए हैं, यानी स्कूल में पिच और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इन सारे टर्म्स को लिखवा करके काफी अच्छे से समझाया भी गया है। तो इन टर्म्स को यूज करके वो एक आपको इस तरह का डायग्राम बना करके देंगे। जरूरी नहीं है वो ये डायग्राम हो, और इसी डायग्राम से वो आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए कहेंगे कि पिच बताओ, कि एम्पलीट्यूड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, लाइक दैट। ठीक है। तो ये बच्चों आपको इतना करना पड़ेगा। चलिए भाई। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे मैंने इसमें मारा टन, तो जैसे हम इसमें मारते हैं टन, जोर से ये पर, मतलब एक साथ करने लगते हैं, सब दोनों एक साथ हिलने लगते हैं ना। फिलहाल चलिए जाने दीजिए। हाँ। तो बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में काफी कुछ लिखा भी है, तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये काफी आसान सा काम है। इस पे बेसिक एक्सपेरिमेंट भी लिखा हुआ है। इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है और डिफरेंशिएट भी करके दिया है कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में किस तरह से आप पहचानेंगे। बल्कि इन्होंने तो और ज्यादा बता रखा है। तो इंटेंसिटी, लाउडनेस, ये सब बताया है कि साउंड, ये सब बच्चों थ्योरी वाला पार्ट काफी अच्छे से दिया गया है। तो हम आशा करते हैं थ्योरी वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके इसको क्लियर करें। फिर कोई डाउट हो तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चों थ्योरी वाला पार्ट आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही मन से, तब जा करके आपको समझ में आएगी इसकी गहराई क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप रेजोनेंस से इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।